प्रिय मित्रों, आज मैं जो केस आपको बताने जा रहा हूँ वह मुझे कोटा से रेफर हुआ था सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार थी कि दो बहुत ही गहरे दोस्त, एक मारूफ मोहम्मद जो 18 साल के थे और लगभग उनकी हाइट बड़ी अच्छी थी, 6 फुट के करीब थी, और एक धीरेंद्र जो 13 साल के थे, 13-14 साल के थे और जिनकी हाइट करीब 5 फुट के करीब थी। ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे स्कूल के। धीरेंद्र के पिता बारान नाम की जगह पे कोटा डिस्ट्रिक्ट में सब इंस्पेक्टर थे पुलिस में। उनके पास एक सर्विस रिवॉल्वर था जो हमेशा अपनी अलमारी में बंद रखा करते थे। जब घर आते थे तो उसको एक अलमारी में बंद करके रख देते थे, लेकिन उस अलमारी की चाबी कहाँ रहती है ये उनके पुत्र धीरेंद्र को पता था या उसने पता कर लिया। मारूफ मोहम्मद उनको बार बार पिस्टल दिखाने के लिए, सर्विस रिवॉल्वर दिखाने के लिए, पिस्टल नहीं सर्विस रिवॉल्वर था, वो दिखाने के लिए उसको रिक्वेस्ट अपने दोस्त को करते थे। धीरेंद्र ने भी एक दिन मन बनाया कि ठीक है, इसको पिस्टल दिखा ही देते हैं, ये रिवॉल्वर दिखाई देते हैं। तो वो उनको घर लेके आ गए। करीब 3 बजे के आसपास दोनों मित्र अपने घर में आ गए। जब उनके पिता घर पे आ चुके थे और अपनी सर्विस रिवॉल्वर को उस कमरे में, अपने बेडरूम में रखी अलमारी में बंद कर चुके थे, मित्र को वहीं खड़ा करके वो चाबी लेने के लिए चले गए। वो चाबी लाए, उन्होंने अलमारी का दरवाज़ा खोला और पिस्टल को उन्होंने अपने पिता के जो कवर, पिस्टल कवर था, उससे निकाल लिया। निकालने में क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी कम थी और अलमारा के ऊपर वाले खाने में पिस्टल रहा करती थी, तो उन्होंने चढ़ने के लिए पास पड़ी खाट का सहारा लिया था। और रिवॉल्वर जब निकाल के वो लाए तब आकर के और वो खाट पे ही खड़े हुए, और अभी वो मारूफ मोहम्मद को वो पिस्टल देने वाले ही थे कि उससे पहले वो पिस्टल चल गई। पिस्टल ऑलरेडी कॉक्ड रही होगी और उनका हाथ उसको हैंडल करते वक्त ट्रिगर पे दब गया और गोली उसमें से निकल गई। ये सीधी गोली जाकर के मारूफ मोहम्मद के दाईं तरफ छाती में ऊपर के हिस्से में फर्स्ट और सेकंड रिब यानी कि कंधे की कॉलर बोन जो होती है उससे नीचे जाके लगी। अब क्योंकि वो ऊपर खड़े थे इसलिए डायरेक्शन उसकी अब डाउनवर्ड्स हो गई, तो वो वहाँ से अंदर जाते हुए उन्होंने जो ट्रैक बनाई बुलेट ने, वो मीडियस्टर्नम में गई और लेफ्ट तरफ जाकर के लेफ्ट लंग को चीरते हुए और एओर्टा को डैमेज पहुंचाते हुए, असेंडिंग एओर्टा को डैमेज पहुंचाते हुए एओर्टा के पास ही जाकर के वो बुलेट लॉज हो गई। इस बुलेट का डायमीटर बिल्कुल कंसाइड कर रहा था पिस्टल की बुलेट्स में जो भरी जाती हैं या रखी जाती हैं, और वह होता है करीब 1 सेंटीमीटर के आसपास वूंड की उन्होंने लिखी और साथ में ऊपर ब्लैकनिंग भी लिखी। इसके बाद तुरंत हंगामा मच गया क्योंकि वो नीचे गिर गया। एक वहाँ विटनेस और था, 5 साल का बच्चा। उस 5 साल से बच्चे को जब पहले पूछा गया तो उसने मना किया कि मैंने कुछ नहीं देखा है, लेकिन बाद में इसलिए धीरेंद्र को मौका मिला अपनी कहानी चेंज करने का। पिस्टल दी थी
और पिस्टल इसने अपने पास रखी और ये देख रहा था। तब मुझे बाथरूम लगा और मैं बाथरूम चला गया। और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि ये नीचे पड़ा हुआ था, खाट के ऊपर पहले पड़ा हुआ था, फिर नीचे गिर गया। लेकिन बाद में जब उससे ज़्यादा पूछताछ की तो उसने सब सच सच बता दिया कि एक्चुअली जब वो पिस्टल निकाल के लाया और अभी मारूफ मोहम्मद को देने ही वाला था कि पिस्टल चल पड़ी और गोली जाके सीधी उसके लेफ्ट चेस्ट में लगी और वहीं वो ज़मीन पे गिर गया। वो उसने तुरंत कहा, भैया मेरे को गोली लग गई है। यह उसने धीरेन्द्र के लिए कहा कि भैया मेरे को गोली लग गई है। अब धीरेन्द्र को भी पता नहीं था कि ये कैसे चल गई, क्योंकि उसने पहली दफ़ा पिस्टल हाथ में ली थी। और मारूफ तो उसके बाद तुरंत उनकी हॉस्पिटल ले गए। इनके पिता जो थे घर में सब इंस्पेक्टर थे, हॉस्पिटल ले जाके उनका इलाज कराया गया। लेकिन डॉक्टर्स ने 15-20 मिनट में ही उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया और उनको पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को भेज दिया गया। ये घटना थी 10/4/86 की। 10/4/86 को करीबन 3 बजे हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम करने के लिए 3 डॉक्टरों के बोर्ड ने एक पोस्टमार्टम किया, जिसमें थे डॉक्टर ब्रिजमोहन सोनी, डॉक्टर BD लाहौटी और डॉक्टर कैलाश चंद सेठी। इन तीनों ने पोस्टमार्टम किया और अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा कि यस, चेस्ट के बाईं तरफ एक बुलेट का घाव है जो 1 सेंटीमीटर के करीब है और वो आगे छाती में चलता हुआ मीन्स पोस्टीरियर लेटरल बट टू लेफ्ट, लेकिन बाईं तरफ जाता हुआ एयरटा को डैमेज करके और वहाँ पे बुलेट लॉज हो गई है। और चेस्ट कैविटी में करीब 3 लीटर ब्लड इकट्ठा हुआ है, क्योंकि एयरटा जो है पर्टिकुलरली अपर पार्ट में वो बहुत ज़्यादा ब्लड उसमें होता है। हर बीट के साथ में, हार्ट की बीट के साथ में बिल्कुल गश ऑफ ब्लड बाहर आता है। तो उससे थोड़ी सी देर में ही 3 लीटर ब्लड चेस्ट कैविटी में इकट्ठा हो गया और जिससे हेमरेजिक शॉक से उसकी डेथ हो गई। लेकिन उनके पिता को इस चीज़ पे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ रिवेंज वाली बात है या कम्युनिटी एंगल है, क्योंकि मारूफ मोहम्मद मुस्लिम था और वो दूसरा लड़का हिंदू था, धीरेन्द्र हिंदू था। और इस केस ने कुछ थोड़ा सा एक कलर भी, मुस्लिम वर्सेस हिंदू कलर, वो भी उसमें आ गया। इसलिए वो हाई कोर्ट में मूव किए और हाई कोर्ट से ये केस CBI को रेफ़र कर दिया गया। और CBI ने इन टर्न फिर मेरे को रिक्वेस्ट किया कि मैं उनकी मदद करूं। हमने कहा ठीक है, हम देखेंगे, मौका भी देख लेंगे, सब चीज़ चले जाएंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन मुझे एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हमने एक लेटर लिखा CFSL के डायरेक्टर को। और उन्होंने उस समय के माने हुए बहुत ही प्रसिद्ध लेट श्री रूप सिंह, जो कि CFSL में बैलिस्टिक एक्सपर्ट थे और उस वक्त वो बैलिस्टिक यूनिट के इंचार्ज भी थे, उनको जो है ये डिप्यूट कर दिया। हम दोनों ने इसको पूरा एग्जामिनेशन किया डिटेल में। इसमें करीब 30 के करीब प्रश्न पूछे गए थे CBI द्वारा हमें। मुख्य प्रश्न ये था कि अगर उसके हाथ से गोली चली है, खाट पे खड़े होके, खाट यानी कि पलंग, अक्सर पलंग जो है वो लकड़ी के हार्ड बोर्ड के बने होते हैं, उस पर खड़ा था और वहीं से उसने फायर किया, तो उसकी हाइट जो है 5 फुट से करीबन आप 2.5 फुट और लगा लीजिए, 2.5-3 फुट के करीब बढ़ जाती है। तो यानी कि 8 फुट के ऊपर हुआ। ये 6 फुट का था और इसकी चेस्ट की हाइट को हमने नाप करके देखा 6 फुट के आदमी में, और फिर सारी डायरेक्शन को कोरिलेट किया गया। उसी कमरे की स्थिति का जो नक्शा मैं साथ में लगाऊंगा भी, तो उस नक्शे के हिसाब से भी हमने लगाया और उस परिस्थिति को देखा भी गया
कि वहाँ पे कैसी सिचुएशन थी और सारे माप लेकर के कि इस एंगल में ये बुलेट फायर हो सकती है कि नहीं। जब उन एंगल्स को ड्रॉ किया गया तो वो बिल्कुल फिट बैठा कि हाँ, ये बुलेट अगर धीरेन्द्र खड़ा होता है उस पलंग के ऊपर और वहाँ से उससे एक्सीडेंटली फायर हो जाती है, और जब वो जैसे बता रहा था कि उसका हाथ उसके कंधे के लेवल पे था क्योंकि उससे फॉन्डल कर रहा था, देख रहा था, उसने पिस्टल के कवर से उसको निकाला ही था और निकाल के जस्ट एग्जामिनेशन कर रहा था कि एक्सीडेंटली वो उसमें फायर हो गया और वो गोली सीधी जाकर के राइट साइड अपर पार्ट चेस्ट के ऊपरी भाग में जाकर के लग गई और पीछे जाकर के उन्होंने उसकी डेथ कर दी, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइंडिंग में हमने आपको बताया। तो इस सारी चीज़ को हमने प्रूव किया ड्रॉ करके भी, साइट के एग्जामिनेशन से भी और साइट प्लान के एग्जामिनेशन से भी, दोनों से लाइन्स ड्रॉ करके जो हमने देखा कि हाँ पूरे एंगल से हर चीज़ फिट बैठ रही है। इस केस में ये करना हमारे लिए आसान इसलिए हुआ, एक जो एंट्री वुंड था उसका इस 3 डॉक्टरों ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। नंबर 2, जो वुंड ट्रैक बॉडी में गई उसको भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया था। और नंबर 3 जो है, जो बुलेट बॉडी में इम्पैक्टेड मिल गई, वो पोस्टीरियर वॉल में जाकर के पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन के साथ में वहाँ पे इम्पैक्टेड बन गई, जिससे ट्रैक को रीट्रेस करना बहुत आसान हो गया। अब ट्रैक का एंगल आपको है और बुलेट आपको जो वेपन था, जो सोर्स था, उसका लेवल आपको मालूम है और वो उसी लाइन में बनाती हुई वो बॉडी से पास करती हुई जा रही है लॉजिंग पॉइंट तक। तो ये आपको अपने आप सिद्ध करता है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। इसी आधार पे बना करके और बाकी जो 30 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे उन सब का जवाब देते हुए हमने एक रिपोर्ट बनाई। मैंने और रूप सिंह ने दोनों ने उस पर साइन किए और ये किया हमने 11/3/88। तो 87 का केस था, 88 में जाकर के हमने इसको, 86 का केस था और 88 में जाकर के हमने इसको फाइनलाइज किया, उस रिपोर्ट को सबमिट किया। उस रिपोर्ट को फिर उन्होंने आगे सबमिट किया और गवर्नमेंट और कोर्ट जहाँ जहाँ उनको दिखा के, और जब वो सब कन्विंस हो गए तो इस केस को बंद कर दिया। तो ये कहानी थी मारूफ मोहम्मद की एक्सीडेंटल फायर से डेथ की। इसीलिए मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि कभी भी, मैंने पहले भी 1-2 केसेस आपको बताए हैं एक्सीडेंटल फायर से डेथ होने के, कभी भी वेपन से मत खेलें। और जो भी वेपन के मालिक हैं उनको चाहिए कि घर पे या कहीं भी वो ऐसे वेपन को रखते हैं तो लॉक करके रखें। लॉक यानी कि वेपन अनलॉक्ड ना हो, रेडी ना हो टू फायर। क्योंकि रेडी टू फायर में थोड़ी सी उंगली अगर लगे तो ट्रिगर के पास तो वो फायर कर देगा और गोली जाके किसी को लगी अगर तो उसकी डेथ हो सकती है। धन्यवाद।